सुकृति चतुर्वेदी, आपकी बायोलॉजी टीचर विश्व गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था क्या, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म एंड सेल वॉल, है ना। आज आपका पार्ट ऑफ सेल में चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट आपका कौन सा है, न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, तो आते हैं केंद्रक पे। तो मैंने आपका फिगर आउट करके रखा हुआ है, क्योंकि फिगर बनाने में थोड़ा सा समय लग जाता है ना, तो आप इसको देख के अपना फिगर बना लीजिएगा, मैं समझा आपको पूरा दूंगी। ठीक है, तो ये है आपका न्यूक्लियस का फिगर। तो न्यूक्लियस के फिगर में मैं आपको पहले चलो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ। आपका मैंने जो इंपॉर्टेंट नोट्स लिख के रखा हुआ है, क्या है ये, लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। क्या होता है लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, कोशिका का जो सबसे बड़ा आपका स्ट्रक्चर है वो क्या है, न्यूक्लियस। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और सारे इससे छोटे होते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको लिखवाया है, न्यूक्लियस कोऑर्डिनेट्स प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। केंद्रक आपका क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, और क्या करता है, कोशिका विभाजन करवाता है। ठीक है, न्यूक्लियस से ही स्टार्टिंग होती है आपके कोशिका विभाजन की। तो आते हैं अपने न्यूक्लियस पर, ये है आपका केंद्रक। ठीक है ना। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्या बना के रखा है, मैं बताती हूँ। केंद्रक में आपका सबसे बाहर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला होती है। ठीक है, और ये कैसी होती है, 2 इकाई मोटी भित्ति। कैसी, 2 इकाई, मैंने लिखा हुआ है 2 यूनिट मेम्ब्रेन, 2 इकाई मोटी भित्ति होती है। और ये किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। ये किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड। क्या होता है ये, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, आपका ये मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये ऐसी दिखेगी, एक यूनिट आपकी ये हो गई, एक ये नीचे वाली होगी, तो आपकी 2 यूनिट 2 इकाई मोटी भित्ति से मिलकर बनी होती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आते हैं इसके अंदर, तो अभी नहीं आते हैं, खैर अभी आते हैं इन पे। ये जो मैंने पोर बना के रखे हुए हैं खाली जगह, इन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर केंद्रक छिद्र होते हैं, केंद्रक कला में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, न्यूक्लियोलस जब आपकी आरएनए को बनाती है तो वो कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म में। तो कहाँ से आता है आपका, ये न्यूक्लियोपोर से आता है। और खाद्य पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है, कोशिका द्रव्य का और न्यूक्लियोप्लाज्म का यानी केंद्रक द्रव्य का जो आदान प्रदान होता है वो कहाँ से होता है, इन्हीं पोर्स से होता है। ठीक है, अब आते हैं अंदर। अंदर आपका क्या भरा हुआ है, ये सारा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हो गया आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य होता है। ठीक है, उसके अंदर ये आपके क्या पड़े हैं, धागे जैसी संरचना है, क्रोमैटिन थ्रेड। आपके क्या पड़े हैं, क्रोमैटिन धागे पड़े हैं। ठीक है, क्रोमैटिन धागे पड़े हुए हैं। और ये जो आपका रेड मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसा एक छोटा सा, क्या है ये, न्यूक्लियोलस, केंद्रक का, केंद्र का। मैंने आपको बोला था केंद्रक में एक छोटी संरचना पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, केंद्र का। तो आपका ये क्या हो गया, फिगर हो गया न्यूक्लियस का। ठीक है, अब आप लिख लीजिएगा एक, ये लिख लीजिएगा नोट। मैंने बोला था मैं नोट लिखवाती हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो केंद्रक पर जो एक प्रयोग किया गया था कि केंद्रक ही कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, न्यूक्लियस कोऑर्डिनेट प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन, ये तो करता ही है, उसके अलावा क्या करता है, कोशिका पर नियंत्रण करता है, कोशिका की सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इसका एक प्रयोग था, वो किसने किया था, हैमरलिंग ने। किसने, हैमरलिंग ने। किसने किया था, हैमरलिंग ने। हैमरलिंग ने अपने प्रयोग में क्या लिया था, एक एल्गी ली थी। क्या ली थी, एल्गी। क्या लिया था, एल्गी। ठीक है, शैवाल लिया था। एल्गी को क्या बोलते हैं, शैवाल। क्या बोलते हैं, शैवाल। ठीक है, तो कौन सी शैवाल ली थी, यूनिसेल्यूलर, जो कैसी थी, एक कोश की थी, और उसका नाम क्या था, एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया ली थी। और एसिटाबुलेरिया की कितनी स्पीसीज ली थी, कितनी जातियाँ ली थी, 2। एक ली थी एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलेटा और एक ली थी मेडिटेरेनिया। एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलेटा, एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया। ठीक है, तो इन्होंने इससे क्या सिद्ध किया था कि केंद्रक ही कोशिकाओं की क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, ठीक है, आप नोट लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आपका ये फिगर आप बना लिए होंगे। अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, क्या स्टार्ट करती हूँ, आपका न्यूक्लियस। ठीक है, अब केंद्रक में आप फिगर बनाने के बाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे आप। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिस्कवरी। डिस्कवरी, डिस्कवरी को क्या बोलते हैं, खोज। मैंने आपको बताई थी कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, कब की थी, 1831 में। कब की थी, 1831 में की थी।
ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी आपकी इसकी डिस्कवरी। ठीक है, अब केंद्रक का एक स्पेशल फीचर होता है जो मैंने आपको भी बताया है, तो आप लिख लीजिएगा स्पेशल फीचर, स्पेशल गुण। स्पेशल गुण क्या होता है, यानी कि इसका जो मेन गुण होता है, प्रमुख गुण कह सकते हैं आप, है ना, वो क्या होता है, कोशिका ये क्या करता है, कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण, सभी जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण। केंद्रक का काम क्या हो गया, ठीक है, कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ये इसका क्या होगा, स्पेशल फीचर होगा, इसका एक प्रमुख गुण हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप आते हैं आपके कॉमन नेम्स। आपको ये तो पता नहीं होगा कि केंद्रक को क्या क्या बोलते हैं, कोशिका में केंद्रक को क्या क्या बोला जाता है, तो इसे लिख लीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। कोशिका का दिमाग इसको कहते हैं, और क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ सेल। कोशिका का हृदय भी इसी को बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, जेनेटिक हाउस ऑफ सेल, और क्या बोलते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ सेल। ठीक है, अब समझ लीजिए क्या है ये। देखो, कोशिका को क्या, केंद्रक को क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग कहते हैं। ठीक है, कोशिका का हृदय कहते हैं, जेनेटिक हाउस कहते हैं। जेनेटिक हाउस आपको दिख रहा है, इसी में क्या है, आपके क्रोमेटिन धागे जो क्या बना देते हैं, जिनसे क्या बनता है, गुणसूत्र। गुणसूत्रों पर क्या होते हैं, जीन क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके आनुवांशिक गुणों को ले जाते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, जेनेटिक हाउस ऑफ सेल हो गए, यानी आनुवांशिक ग्रह, कोशिका का आनुवांशिक ग्रह हो गया। ठीक है, और कंट्रोल रूम तो मैंने ये लिखवाया है, कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, तो ये आपका क्या होगा, कंट्रोल रूम हो गया, है ना। अब आते हैं, इसके कॉमन नेम हो गए। अब आते हैं कंपोजिशन। आपका क्या है, कंपोजिशन आपका जो ये केंद्रक है, ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। ये क्या है आपके, फॉस्फोलिपिड। ये आपकी जो 2 यूनिट मेम्ब्रेन की जो है, ये किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की। तो कंपोजिशन में क्या हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, लिपिड हो गया, और क्या हो जाएगा आपका, इसमें ये क्या पढ़ा है, जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या होगा, डीएनए और आरएनए। डीएनए को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इसमें क्या होगा, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आपकी क्या होगी इसमें, प्रोटीन। क्या होगी, प्रोटीन। ठीक है, ये मत नहीं लगाइए, कॉमा लगा लीजिए, है ना, ये सही नहीं है, आप इसमें कॉमा लगाइए। क्या, फॉस्फोलिपिड, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। प्रोटीन में आपकी कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो आपको क्या पता चल गया, खोज पता चल गई, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका का स्पेशल फीचर क्या है केंद्रक का, कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कॉमन नेम क्या हो गया इसका, ब्रेन ऑफ सेल, हार्ट ऑफ सेल, जेनेटिक हाउस ऑफ सेल, कंट्रोल रूम ऑफ सेल। ठीक है, अब आते हैं कंपोजिशन। फॉस्फोलिपिड होता है, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन होती है, हिस्टोन। अब आते हैं आपकी इसकी पोजीशन कहाँ होता है, कहाँ पे ये होता है, पोजीशन आपकी जो इसकी स्थिति होती है कोशिका में, कहाँ होती है, सेंटर में। क्या होती है, सेंटर में क्या बोलेंगे, मध्य में। कोशिका के मध्य में क्या होता है आपका, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या हो गई, मध्य में पाया जाता है। अब आते हैं आपके केंद्रक के पार्ट पर। अब आपके ये पार्ट रह गए हैं जो बताने हैं, तो मैं आपका ये फिगर हटा दूं, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपकी ये फिगर हटा दूं। पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक के भाग क्या बताऊंगी, पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक के भाग। आपके केंद्रक में 4 भाग होते हैं। पहला भाग है आपका, मैंने पहले ही बताया था क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे बाहर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक कला, तो आपकी केंद्रक कला को और क्या बोलेंगे, लिख लीजिएगा, न्यूक्लियर एनवलप।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और क्या बोलेंगे कैरियोथीका, 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 ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यानी कि कोशिका कला को ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कैरियोथीका, ठीक है। कैरियोथीका आपका कहाँ से बना है, मैंने बताया था कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, बताया था जब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का, तो उसमें बताया था कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। तो आपकी ये हेडिंग हो जाएगी। फिर आपको इसमें क्या लगता है लगे लिखना पड़ेगा, इसमें लिखना है आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियोपोर पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर को क्या और बोलते हैं, एन्यूलस, एन्यूलस बोलते हैं, ठीक है, ANULUS, ठीक है, एन्यूलस बोलते हैं, ठीक है, एन्यूलस। न्यूक्लियोपोर पाए जाते हैं, ठीक है। आपकी दो ही चीज़ें थी उसमें, क्या था, 2 यूनिट मोटी होती है, कितनी होती है मोटी, 2 यूनिट मोटी, 2 इकाई मोटी भित्ति होती है, ठीक है, भित्ति होती है, भित्ति होती है। और ये किसकी बनी होती है, आपकी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है, की बनी होती है। आपकी फॉस्फोलिपिड के अलावा इसमें क्या क्या होता है, और मैं बताया था DNA, RNA, और क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है, ये भी आपके आ जाएंगे। क्या क्या होते हैं, DNA, RNA और प्रोटीन। तो आपका फिर दूसरा पार्ट आता है, पार्ट ऑफ न्यूक्लियस में क्या आता है दूसरा, कैरियोलिम्फ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या लिख दिया भाई, है ना, लेकिन ये वही है आपका, क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य को क्या कहते हैं, कैरियोलिम्फ। जैसे इसको कैरियोथीका बोलते हैं, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, कैरियोलिम्फ। और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर सेप, न्यूक्लियर सेप। सेप का मतलब होता है द्रव से ही होता है, द्रव है ना, तो न्यूक्लियर सेप। आपको इसमें कितनी चीज़ें मिल गई, 1 2 3, न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोलिम्फ और न्यूक्लियर सेप बोलते हैं। ये कैसा होता है आपका, तरल होता है ना, भरा होता है, उसमें कैसा भरा होता है, तरल भरा होता है, ठीक है। और इसमें क्या पड़े रहते हैं, यहाँ के आपके क्रोमेटिन धागे पड़े रहते हैं इसी में। और क्या होती है इसमें आपकी, न्यूक्लियोलस होती है, ठीक है। इसमें आपको लिखवाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। इसमें आप बस इतना लिख दीजिएगा, ये तरल द्रव्य होता है, ठीक है, होता है। इसमें क्रोमेटिन थ्रेड पड़े रहते हैं, थ्रेड क्रोमेटिन धागे पड़े रहते हैं, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। अब आते हैं आपका जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, मैं आपको सारे पार्ट बता चुकी हूँ। मैंने क्या बनाई थी इस टाइप की, केंद्र के अंदर ऐसे बनाई थी, न्यूक्लियोलस। तो आपकी क्या हो गई है, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं, केंद्रिका। मैं एक बार हिंदी बता देती हूँ, इसलिए मैं बार बार लिखती नहीं हूँ क्योंकि लिखने में जाता है समय, ठीक है। केंद्रिका, केंद्रिका। तो केंद्रिका में आपके लिए बहुत चीज़ें जाननी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, है ना। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। और केंद्रिका का काम क्या है, ये क्या करती है, RRNA को बनाती है, यानी कि राइबोसोमल RRNA को सिंथेसिस करती है, बनाती है। तो इसका काम क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में हेल्प करती है। कैसे, क्योंकि जो आपका ये RRNA होता है वो न्यूक्लियोपोर के द्वारा बाहर जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आपके क्या पड़े रहते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम पर ही क्या होती है आपकी प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया, यानी प्रोटीन निर्माण की जो क्रिया है वो कहाँ होती है, राइबोसोम पर। कौन करता है, RRNA, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, इसमें लिख दीजिए डिस्कवरी। तो आपका ये शॉर्ट नोट हो जाएगा केंद्रिका पे, ठीक है। तो आप लिख लीजिए डिस्कवरी। इसकी खोज किसने की थी, फोंटाना ने। किसने की थी, फोंटाना। फोंटाना ने इसकी खोज की थी, ठीक है, फोंटाना ने। और इसका जो वर्क है, फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या हो गया, इसका फंक्शन हो गया, फंक्शन क्या हो गया, RRNA को बनाना, RRNA की सिंथेसिस करना, सिंथेसिस
करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बनेगी फिर, ठीक है। तो केंद्रिका आपकी क्या हो गई? केंद्रिका की खोज क्या हो गई और केंद्रिका का कार्य क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपके 3 पार्ट हो गए। अब आपका लास्ट और चौथा पार्ट बचा है क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड। अब मैं इसको ऊपर लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है लिखने में, तो मैं इसको ऊपर लिखूंगी, ठीक है। ये भी आपका क्या है? पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ही है, चौथा और लास्ट, ठीक है। ये आपका चौथा और लास्ट पार्ट है। क्या बोलेंगे इसको? क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन थ्रेड, क्या बोलेंगे? चौथा और लास्ट है क्रोमैटिन थ्रेड्स, क्रोमैटिन धागे, ठीक है। आपके क्रोमैटिन धागे हो गए। अब क्रोमैटिन धागे क्या होते हैं? क्रोमैटिन धागे इसमें पड़े हैं तो बिल्कुल पतले धागे जैसे हैं, लेकिन जब कोशिका विभाजन का समय आता है, सेल डिवीजन का समय आता है, तो क्या हो जाती है? मोटे हो जाते हैं और छड़ जैसे हो जाते हैं, है ना। तो उनको हम क्या कहने लगते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम, ठीक है। इनको ही क्या बोलने लगते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मतलब गुणसूत्र, ठीक है। आपके गुणसूत्र हो गए, ठीक है। इसकी जो आपकी क्रोमोसोम की खोज थी वो किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। ये आपके मैं शॉर्ट नोट्स टाइप में करवा दे रही हूँ। आपको अगर कोई पूछ दे कि आप क्रोमोसोम के बारे में क्या जानते हैं, तो आप बताएंगे इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी, ठीक है। और इसका जो बाल्डेयर ने क्या दिया था? टर्म क्रोमोसोम जो शब्द दिया था ये किसने दिया था? बाल्डेयर ने। किसने? बाल्डेयर ने क्या दिया था? क्रोमोसोम टर्म दिया था। और क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। अब क्रोमोसोम का जो फंक्शन होता है, आपका कार्य क्या होता है? फंक्शन क्या है इसमें? क्रोमोसोम में क्या होता है आपका? चलिए पहले आप कंपोजिशन लिख लीजिए, ठीक है। कंपोजिशन आपका जो क्रोमोसोम होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है? डीएनए और आरएनए से। किससे? डीएनए, ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और क्या होता है आपका? आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि जो जीन होते हैं वो कहाँ रहते हैं? डीएनए पर कहाँ? डीएनए का एक स्पेशल खंड होता है। क्या होता है? स्पेशल खंड। उस पर क्या रहते हैं? आपके जीन। और यही का क्या करते हैं? आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। तो इसका कंपोजिशन क्या हो गया? क्रोमोसोम का डीएनए और आरएनए से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसका फंक्शन। आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण क्या है? आनुवांशिक पदार्थों या सूचनाओं का स्थानांतरण ठीक है। तो आपकी चौथा पार्ट हो गया क्रोमोसोम। क्या करता है ये? आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण करता है, ठीक है। तो आपके पार्ट हो गए। अब पार्ट के बाद हम लोग आते हैं कि आपसे कभी किसी ने अगर ये क्वेश्चन कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कभी आपसे किसी ने ये क्वेश्चन कर दिया कि क्या कोशिका में सिर्फ एक केंद्रक होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? होता एक ही होता है या ज़्यादा होते हैं? तो आप लोग हमेशा याद रखिए, कोशिका में केंद्रक की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है। तो लिख लीजिएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन सेल। कोशिका में केंद्रकों की संख्या। तो मैं थोड़ा समझा देती हूँ फिर लिखवा देती हूँ। आपके जो कोशिका होती है, यदि उसमें एक केंद्रक है तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिन्यूक्लिएट या मोनोन्यूक्लिएट, ठीक है। और अगर आपकी कोशिका में 2 हैं केंद्रक तो उसको क्या बोलेंगे? बाई न्यूक्लिएट हैं। यदि 2 से ज़्यादा हैं तो उसे बोलेंगे पॉलीन्यूक्लिएट, ठीक है, सेल, ठीक है। तो लिख लीजिएगा
यदि सेल में एक न्यूक्लियस है तो उस कोशिका को क्या कहेंगे? मोनो या यूनी न्यूक्लिएट सेल। क्या बोलेंगे? मोनो या यूनी न्यूक्लिएट सेल। और यदि सेल में दो न्यूक्लियस हैं तो उस कोशिका को हम क्या कहेंगे? बाई न्यूक्लिएट सेल। ठीक है, एक केंद्र की, द्विकेंद्र की और बहुकेंद्र की। पॉली को क्या बोलेंगे? बहुकेंद्र की है। ठीक है, मैं हिंदी बोलती जाती हूँ, प्लीज लिख लीजिएगा। है यदि सेल में दो से अधिक न्यूक्लियस हैं तो सेल को क्या कहेंगे हम लोग? पॉलीन्यूक्लिएट सेल, बहुकेंद्रकीय कोशिका, पॉलीन्यूक्लिएट सेल। एक मैं हिंदी लिखी दे रही हूं मैं, बहुकेंद्रकीय कोशिका। केंद्र की कोशिका। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन आपका कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रकों की संख्या 2 से अधिक होती है उस कोशिका को क्या कहते हैं? और सीनोसाइट्स। क्या बोलते हैं? सीनोसाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, कोई नहीं बताएगा। नॉर्मली आपके लेवल से थोड़ा ऊपर है, लेकिन कैसी है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर लिखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताइए कि यदि कोशिका में 2 से अधिक न्यूक्लियस होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लिएट सेल। और ऐसी कोशिका को क्या कहते हैं? और सीनोसाइट्स। ठीक है, तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक नोट लिखवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखिएगा। ठीक है, आपका नोट है कि किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? आरबीसी में। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए ई न्यूक्लिएटेड सेल्स। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब हो गया है केंद्रक रहित कोशिका। क्या? केंद्रक रहित कोशिका। तो आपकी क्या होती है? आरबीसी होती हैं। रेड ब्लड कार्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, आरबीसी को क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्ड सेल्स बोलते हैं। और एक्सेप्शन में क्या है? एक्सेप्ट यानी किसको छोड़कर? ऊंट और लामा। ऊंट मतलब कैमल। ठीक है, ऊंट और लामा को छोड़कर। ठीक है, किसी भी आरबीसी में आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है ये आपका। क्या है? नोट हो गया। ठीक है, कि ई न्यूक्लिएटेड सेल्स क्या होती हैं, यानी कि केंद्रक रहित कोशिका कौन सी होती है? आपकी आरबीसी होती है। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो अब आते हैं आपके फंक्शन। किसके फंक्शन? केंद्रक के। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस आपकी ये लास्ट हेडिंग है। ठीक है, न्यूक्लियस। तो क्या हो गया? आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण। ठीक है, आनुवांशिक गुणों या सूचनाओं का स्थानांतरण करना इसका प्रमुख कार्य होता है। तो फिर आज का मैं एक क्विक रिवीजन आपको देती हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था क्या? केंद्रक पढ़ाया था। आपका चौथा पार्ट ऑफ सेल था केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी इसकी, है ना। और इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है? फॉस्फोलिपिड है, प्रोटीन है, डीएनए है और आरएनए। और प्रोटीन कौन सी होगी आपकी? हिस्टोन प्रोटीन हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने आपको इसके नेम बताए थे। ब्रेन ऑफ सेल, है ना, और कंट्रोल रूम ऑफ सेल बताया था। और क्या बताया था? जेनेटिक हाउस ऑफ सेल बताया था मैंने, है ना। और क्या बताया था फिर मैंने आपको? इसके कंपोजिशन के बाद मैंने केंद्रक के आपको पार्ट बताए थे। पार्ट में आपको पता है बाहर का क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
केंद्रक कला होती है, फिर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमेटिन के धागे होते हैं, न्यूक्लियोलस होती है। तो मैंने आपको इतना बता दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा और नोट्स एक आध दो लगवाना चाहूँगी, नोट्स लिखवाऊंगी। आप पहले इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं नोट्स आते हैं आपके नोट पे, मैं आपको नोट लिखवा रही हूँ। तो जो आपका DNA है, मैं आपको बता दूँ पहले, आपका DNA सिर्फ कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्रों में, जबकि आपका RNA कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य में भी पाया जाता है। तो लिख लीजिएगा DNA केवल गुणसूत्रों में पाया जाता है, जबकि RNA न्यूक्लियोप्लाज्म तथा साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो आपका ये न्यूक्लियस तो आज क्लोज हो गया है, लेकिन मैं आपको एक अंतर लिखवाना चाहूँगी। ठीक है, मैं आपको सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका कला और सेल वॉल पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आपका उसमें अंतर की टेबल नहीं बनी है, तो आप उसे ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए, ये हो गई आपकी, मैं जल्दी से बता दे रही हूँ, सेल वॉल क्या हो गई? कोशिका भित्ति। ये हो गई आपकी कोशिका भित्ति। ठीक है, ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला। क्या हो गई? कोशिका कला। ठीक है ना, ये हो गई कोशिका कला आपकी। तो आप पहला अंतर लिख लीजिएगा। अब आपका पहला अंतर क्या हो जाएगा? मैंने सबसे पहले आपको सेल वॉल में क्या बताया था? आउटर मोस्ट। ठीक है, सबसे बाहरी आवरण। क्या होती है? सबसे बाहरी आवरण। आप दिमाग में बस ये ले आइए, बैलून मैंने आपको गुब्बारे का एग्जाम्पल दिया था, और किसका दिया था? पेड़ की छाल का। ठीक है, तो सेल वॉल पढ़ रहे हैं तो पेड़ की छाल आ गई। कैसे होती है? सबसे बाहरी आवरण होती है। और सेल मेम्ब्रेन भी क्या होती है? आपकी सबसे बाहर का आवरण होती है। लेकिन कहाँ? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन आपकी जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। लेकिन क्या होता है? जंतु कोशिका में क्या नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। ये जंतु कोशिका में ये एब्सेंट होती है, लेकिन ये दोनों में पाई जाती है। ठीक है, यदि आप पादप कोशिका में सबसे बाहर क्या हो गई? आपकी सेल वॉल हो गई, तो उसमें ये अंदर हो जाएगी, और जंतु कोशिका में सबसे बाहर। तो लिख देंगे आउटसाइड इन एनिमल सेल, यानी कि जंतु कोशिका में सबसे बाहर होती है, और इनर साइड ऑफ प्लांट सेल, यानी पादप कोशिका में ये अंदर होती है, और जंतु कोशिका में ये बाहर की तरफ होती है। ठीक है, अब आते हैं इसका दूसरा गुण क्या था? ये बहुत कठोर थी। कैसी थी? रिजिड, कठोर थी, हमने बताया था ना। और ये आपकी कैसी थी? फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट थी, मुलायम थी, फ्लेक्सिबल। ठीक है, मुड़ जाती थी, इसको दबाओ तो दब जाती थी। लेकिन ये कैसी थी? आपकी रिजिड थी, कठोर थी। और आपकी कोशिका भित्ति कैसी थी? नॉन लिविंग। जबकि आपकी ये क्या थी? सेल मेम्ब्रेन लिविंग थी, है ना, ये जीवित थी, ये सजीव थी, ये निर्जीव थी। तो इसका अगला पॉइंट क्या बन जाएगा? नॉन लिविंग निर्जीव। ये आपकी कैसी हो जाएगी? लिविंग, सजीव। ठीक है, सजीव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सजीव। ठीक है, हाँ। अब आते हैं, आपके 3 पॉइंट हो गए। नॉन लिविंग हो गया, इसका हो गया, लिविंग हो गया। ठीक है, तो कोशिका भित्ति के आपको मैंने गुण बताए थे, और तब बताया था, क्या बताया था? कि ये फ्लेक्सिबल होती है, और कैसी होती है? लिविंग होती है, और ये जंतु कोशिका में आउटसाइड होती है, और पादप कोशिका में अंदर की तरफ होती है। ठीक है, अब आते हैं इसका फंक्शन। कार्य क्या होता है? ये क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है। क्या देती है? सुरक्षा। और क्या देती है? मैंने दूसरा पॉइंट बताया था, स्ट्रेंथ देती है, सुरक्षा देती है। क्या देती है? आपकी कोशिका भित्ति जो होती है, वो कोशिका को क्या देती है? सुरक्षा देती है। और क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। तो ये क्या करती है? कि आपके साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है। ठीक है, घेरे रहती है किसको? साइटोप्लाज्म को। और एक क्या देती है? शेप। क्या देती है? शेप प्रोवाइड करती है। क्या? आकार प्रदान करती है, हैं, प्रोवाइड करती है आकार।
अब आते हैं, एक मेन अंतर मैंने आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि आपकी परमिएबल तो होती है ये भी, लेकिन कैसी परमिएबल, फुल्ली परमिएबल, और ये आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल। तो आपकी इसमें 5 पॉइंट है, आपका 5वां पॉइंट है परमिएबल। परमिएबल में क्या आ जाएगा, फुल्ली परमिएबल, ठीक है, फुल्ली परमिएबल। ये आपकी कैसी आ जाएगी, सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल, ये फुल्ली परमिएबल। और आपका लास्ट पॉइंट हो जाएगा, ये किससे मिलकर बनी होती है आपकी, सेल्यूलोज से। किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का मतलब मैंने और क्या क्या बताया था, हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, और क्या था, पैक्टिन, ठीक है, पैक्टिन की, ठीक है, पैक्टिन की। और मैंने क्या बताया था, ये किसकी बनी होती है, लिपिड, लिपिड एंड प्रोटीन, प्रोटीन। तो आपका ये कोशिका भित्ति और कोशिका कला में अंतर हो गया है, ठीक है। आउटर मोस्ट होती है, ये रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है, और कैसा प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ देती है, ये परमिएबल होती है, फुल्ली परमिएबल, और ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। तो आपका कोशिका भित्ति का और कोशिका कला का अंतर भी कंप्लीट हो गया है। और आज मैंने आपको केंद्रक पढ़ाया था, केंद्रक के बारे में, केंद्रक की खोज बताई थी, केंद्रक का कंपोजिशन बताया था, केंद्रक के कॉमन नेम बताए थे, और केंद्रक की पार्ट बताए थे, और केंद्रक का फंक्शन बताया था, और मैंने आपको नोट लिखवाए थे, ठीक है। तो आज की क्लास उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी, अच्छी लगे तो कमेंट भी करना, लाइक और शेयर करना, ठीक है।